हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मौज में हो। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे एनएच, जो नेशनल हाईवेज अपने चल रहे थे, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे अपन, जो सड़क परिवहन उसके बारे में बात कर रहे थे। फिर अपन आगे अपन बात करेंगे रेल परिवहन के बारे में, और उसके अलावा अपन वायु परिवहन के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी बात करनी अपन वायु परिवहन के बारे में, समुद्र वाली बात करनी नहीं अपन को जल परिवहन के बारे में, क्योंकि समुद्र है नहीं राजस्थान में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के लेक्चर को। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में यहां तक कर लिया था, एनएच 62 तक अपन कर चुके थे, है ना। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे एनएच 68 के बारे में बात करेंगे। एनएच 68 की बात करूं तो ये नेशनल हाईवे 68 है। एनएच का मतलब नेशनल हाईवे, पता ही तुम लोगों को। एनएच नेशनल हाईवे, एसएच स्टेट हाईवे। पुरानी जो संख्या थी इसकी, वो आपकी 15 थी। ध्यान में रखो तो रख लेना, अदरवाइज ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट कौन सा था भैया इसका, एनएच 68 का रूट कौन सा है वो तुम्हें ध्यान में रखना है। जैसे ये तनोट जैसलमेर से जो है आपकी गुजरात तक जाती है ना। तनोट जैसलमेर के अंदर जो तनोट जगह है, वहां से लेके ये आपका प्रांतिज गुजरात तक ये क्या है आपकी जाती है, ठीक है। राजस्थान में राजस्थान में इसका विस्तार जो पूछे अगर आपको कि भाई राजस्थान में कहाँ कहाँ है, भाई जैसलमेर से तो स्टार्ट होती है, गुजरात तक जाएगी। लेकिन राजस्थान में कौन कौन सी जगह से होकर गुजरेगी, तो 3 जिलों से होकर गुजरती है। 3 जिले राजस्थान के, उनसे होकर गुजरती है। भैया वो 3 जिले कौन कौन से वो बता दीजिए। एक जैसलमेर, जहाँ से तो ये स्टार्ट होती ही है, फिर बाड़मेर, फिर जालोर से होते हुए गुजरात में एंटर कर जाएगी। तो ये ध्यान में रखकर तुम्हें एनएच 68 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसकी पुरानी जो संख्या है वो 15। विस्तार कहाँ से, तो मैंने कहा ये तनोट जैसलमेर से आपके गुजरात, प्रांतिज गुजरात तक ये जाती है। और राजस्थान में इसका विस्तार पूछे आपको तो 3 जिलों के अंदर ये होकर गुजरती है, जिसमें आपका जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर वाला एरिया है, ठीक है। एनएच 925 ए की बात करें तो इसका विस्तार आपको पूछे तो सत्ता, ये जगह पड़ती है जालोर में। सत्ता से लेके ये गांधव बाड़मेर तक जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषता अगर आपको पूछे तो भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनी हुई है। मतलब आपातकालीन में लैंड कराने के लिए हवाई पट्टी जो है वो बनाई गई है। किसके लिए, वायुसेना के जो विमान है उनके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एनएच 925 ए जो है ना, इसके साइड में जो है, मतलब ये पहली, भारत की पहली एक ऐसी नेशनल हाईवे है जिसके साइड में इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई है एयरफोर्स के जो विमान है उनके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह भारत का पहला आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए आपका इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप जो है वो बनाई गई है। उद्घाटन के बारे में बात करें भाई, इसका उद्घाटन जो है वो कब हुआ, 2021 में इसका उद्घाटन हुआ। किसने किया, राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी जो हैं, उन दोनों ने क्या है इसका उद्घाटन किया। अभी यहाँ पर आज से आप समझ सकते हो कि आपके नितिन गडकरी जी जो हैं वो क्या है, आ, ये रोड वाला डिपार्टमेंट उनके पास में है ना। उसके अलावा जो राजनाथ सिंह जी हैं वो मंत्रालय उनके पास में है। तो इसलिए जो है यहाँ पर दोनों मामले जुड़े हुए हैं, एनएच भी है यहाँ पर, उसके अलावा भारतीय वायुसेना विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप भी है। तो दोनों ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया। ये स्थान कौन से स्थान पे आपका उद्घाटन हुआ, तो बाड़मेर में गांधव बाखासर के मध्य एक जगह है, वहां पर जो है ये उद्घाटन हुआ। कौन सी परियोजना के अंतर्गत ये बनाई गई है, तो इसका निर्माण भारतमाला परियोजना जो है उसके तहत इसका निर्माण जो किया गया है। वापस एक बार रिपीट कर लेंगे इस चीज को। एनएच 925 ए की मैं बात कर रहा हूँ। कहां से कहां है, सत्ता जालोर से गांधव बाड़मेर तक ये जाती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषता आपको पूछे तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसके साइड में आपको एयरफोर्स के लिए क्या है, इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अच्छा, इसका उद्घाटन कब हुआ, 2021 में। किसने किया, दो मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी ने क्या है इसका उद्घाटन किया। कौन सी योजना के अंतर्गत बनाई गई है ये, तो भारतमाला यो परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण जो है वो किया गया है, ये ध्यान में रखना है। अगली है आपकी एनएच 919। इसकी बात करें तो इसकी पुरानी संख्या 71 बी हुआ करती थी। विस्तार की बात करें तो ये रेवाड़ी हरियाणा से शुरू होती है ना, और यह आपकी धारहेड़ा सोहना तक होते हुए पलवल हरियाणा तक ये जाती है। तो ये इसका विस्तार आपको पूछे तो राजस्थान में इसका विस्तार पूछे कि भाई एनएच 1919 राजस्थान में कहाँ है, तो राजस्थान में आपको बताना है कि खेड़तल तिजारा से होते हुए आपकी गुजरती है। अब बात करें अपन कुछ महत्वपूर्ण आपके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करूं, तो मैंने कहा राजस्थान में एनएच की जो सर्वाधिक लंबाई वाले जिले कौन कौन से हैं, जहां पर नेशनल हाईवे जो है उनकी सबसे ज्यादा लंबाई है, वो वाले जिले कौन से हैं, तो बाड़मेर जो है टॉप पे इस मामले में।
ठीक है, तो बाड़मेर जो जिला है आपका, उसमें सबसे ज्यादा लंबाई वाले आपको एनएच देखने के लिए मिलेंगे, तो बाड़मेर आपका आ जाएगा। फिर आपका बीकानेर और फिर आपका जैसलमेर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है कि राजस्थान में एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले जिले कौन से हैं, तो याद रखना बाड़मेर, फिर आपका बीकानेर, फिर आपका जैसलमेर। राजस्थान में एनएच की न्यूनतम लंबाई वाले जिले अगर आपको पूछे तो उसमें आपका करौली, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के सबसे लंबे एनएच कौन से हैं, ये भाई सबसे लंबा एनएच कौन सा है, अगर जिला पूछे तो आप बाड़मेर बता दोगे, लेकिन सबसे लंबा एनएच पूछे आपको, नेशनल हाईवे सबसे लंबा कौन सा है राजस्थान में, तो वो आपका NH 52 कितना है, 793 किलोमीटर लंबा ये आपका एनएच है, NH 52। ठीक है भाई, NH 11 है इसके बाद में, NH 62, फिर NH 48। आपको मेन NH 52 ध्यान में रखना है कि ये सबसे लंबाई, इसकी लंबाई आपको ध्यान में रखनी है, बाकी ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, राजस्थान के छोटे, जो सबसे छोटे एनएच है उनकी बात करूं कि भाई सबसे लंबा एनएच पूछे तो NH 52 बता दोगे, सबसे छोटा एनएच पूछे तो NH 919। ठीक है, इसका पुराना जो संख्या है वो आपकी 71 भी, अभी ऑलरेडी आपने बात करी इसकी। ठीक है, 5 किलोमीटर का ही है ये, है ना। और फिर आपका NH 14, ठीक है, ये 5 किलोमीटर का कोटपुतली बहरोड में। और फिर NH 168E, तो ये आपके छोटे हो गए और ये आपकी सबसे लंबे एनएच हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं, जैसे सबसे बिजिएस्ट आपका एनएच है भाई, सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपकी कौन सी नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, तो अगर आपको पूछे तो आपको NH 48 बता देना है, पूरा नाम इसका NH 8 हुआ करता था। ठीक है, तो ये NH 48 जो है, इस पे आपको सबसे ज्यादा गाड़ी मोटर देखने को मिलेंगी, सबसे ज्यादा आपको गाड़ी इसी पे देखने को मिलेंगी। तो ये सबसे बिजिएस्ट आपको पूछे कि सबसे ज्यादा आपका वेस्ट जो एनएच है वो कौन सा है, तो NH 48। राजस्थान में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय राजमार्गों की वाले जिले वो कौन से हैं, कि भाई ऐसा जिला बताओ जिसमें सबसे ज्यादा एनएच हो, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे हो, तो वो आपका जयपुर है। 9 नेशनल हाईवे है जयपुर में। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबाई अलग चीज है कि भाई सबसे बाड़मेर है उसके अंदर लंबा एरिया है, तो वहां पर आपके नेशनल हाईवे बाड़मेर को पार करने के लिए लंबा बनाना पड़ेगा, तो लंबे पूछे तो आपको बाड़मेर बता देना। लेकिन संख्या पूछे आपको कि सबसे ज्यादा संख्या जो है नेशनल हाईवेज की वो कौन से आपके जिले में है, तो वो आपको जयपुर बताना है। फिर आपका ब्यावर, फिर आपका उदयपुर। ठीक है, आपको राज्य राजमार्ग की बात करें, अपन स्टेट हाईवेज की बात करें, स्टेट हाईवे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अपन हल्की हल्की बात करेंगे। तो राजस्थान का सबसे लंबा आपको राज्य उच्च मार्ग पूछे, स्टेट हाईवे अगर आपको पूछे सबसे लंबा, तो आपको SH 1 बताना है। झालावाड़ से मथुरा तक जाता है ये, झालावाड़ से शुरू होता है और मथुरा तक जाता है, ये आपका स्टेट हाईवे 1। ठीक है, राजस्थान का सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग पूछे, आपको शॉर्टेस्ट स्टेट हाईवे पूछे, तो आपको SH 34B बताना है। ठीक है, SH 34B बताना है। ये सरौली मोड़ से दूनी टोंक तक जाती है, तो ये दोनों चीज हमें ध्यान में रखनी है। स्टेट हाईवेज की अपन ने बात करी, आगे बढ़ेंगे। कुछ परियोजनाएं हैं जिनके तहत सड़कें जो है बनाई जाती हैं, वो परियोजनाओं के बारे में अपन को बात करनी है। जैसे पहली है आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना। इसके तहत जो है आपकी गांवों की जो सड़कें हैं वो बनाई जाती हैं। शुरुआत कब हुई इसकी, तो 25 दिसंबर 2000 के अंदर इसकी शुरुआत हुई की गई। और जो शुभारंभ करता है, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है, वो उन्होंने इसकी शुरुआत करी कि गांव-गांव में भी सड़क जो है बननी चाहिए। उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना, इनका इसका इस योजना का मेन उद्देश्य हुआ करता था क्या है। ठीक है, वित्त पोषण, भाई फंडिंग कहाँ से मिली, इन रोडों को बनाने के लिए फंड तो चाहिए, फंडिंग कहाँ से मिली, तो प्रारंभ में ये योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित थी। तो शुरुआत में जो है पूरी की पूरी जितनी भी फंडिंग लगती थी वो केंद्र सरकार देती थी। और आज के टाइम की बात करें, 2015-16 से आज की बात करें अपन, मतलब 15-16 के बाद की बात करें, तो केंद्र सरकार भी कुछ हिस्सा लगाती है और कुछ हिस्सा जो है इसमें राज्य सरकार भी लगाती है। तो यहाँ पर जो 60 और 40 का क्या है अनुपात आपका बैठता है, मतलब 60:40 का। 60% तो आपका केंद्र सरकार लगाती है और 40% आपकी राज्य सरकार लगाती है। वापस एक बार बात करेंगे अपन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई, तो भैया ये शुरू हुई आपकी 25 दिसंबर 2000 में शुरू हुई। ठीक है, किसने इसको स्टार्ट किया, शुभारंभ किसने किया, तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया। शुरुआत में इसका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था, वो उद्देश्य ये था कि गांव को जो है पक्की सड़कों से जोड़ना है, वो इसका मेन उद्देश्य हुआ। फिर बात आई कि भाई फंडिंग किसने दी, तो शुरुआत में इसकी 100% जो लागत थी वो सारी की सारी केंद्र सरकार देती थी। 2015-16 के बाद में 60% केंद्र सरकार देती है और 40% आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देती है। मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना अलग है, मुख्यमंत्री सड़क योजना अलग है। तो मुख्यमंत्री सड़क योजना जो है इसकी शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2005 में, इसका प्रारंभ होता है।
अच्छा, उद्देश्य क्या था? इस योजना के तहत राजस्थान के जो धार्मिक स्थल है ना, जो धार्मिक स्थल है, कोई मंदिर है ना? उसके अलावा कोई टूरिस्ट स्पॉट है, उन सबको सड़कों से जोड़ना है ना? कोई टूरिस्ट स्पॉट हो गया, कोई मंदिर हो गया, ऐसी जगहों को सड़कों से जोड़ने के लिए ये मुख्यमंत्री सड़क योजना काम कर रही थी। 7 अक्टूबर 2005 में इसका प्रारंभ हुआ। तो इस योजना के तहत राजस्थान के पर्यटन स्थल, टूरिस्ट स्पॉट हो गए, उसके अलावा धार्मिक स्थल हो गए, इनको पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अगली है आपकी ग्रामीण गौरव पथ योजना। ये ग्रामीण गौरव पथ योजना जो है ये 2014-15 में स्टार्ट हुई और इस योजना के तहत गांवों के अंदर 1 किलोमीटर के आसपास जो है आपकी वो सड़कें बनाई जाती है। कंक्रीट वाली सड़कें जो है, वो सीमेंटेड जो रोड है वो आपकी बनाई जाती है ग्रामीण गौरव पथ योजना में। आपकी गाँव में देखते हो कि आपको सीमेंटेड रोड मिलती है, तो वो इस योजना के तहत बनाई जाती है। शहरी भी एक शहरी पथ गौरव पथ योजना, ग्रामीण गौरव पथ योजना, फिर आपकी शहरी गौरव पथ योजना, ये आपकी 16-17 में स्टार्ट होती है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। फिर आपकी भारतमाला परियोजना। इस भारतमाला परियोजना के तहत कई सारे रोडें जो है बनाई जाती हैं, है ना? शुरुआत इसकी हुई 31 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत होती है और उद्देश्य क्या था? इसके तहत देश भर में एक्सप्रेस वे जो है ना, वो बनाना इसका मेन उद्देश्य था कि एक्सप्रेस वे बनाएंगे। एक्सप्रेस वे कौन से होते हैं? लंबी लंबी सड़कें होती हैं, है ना? और जिनमें 6 लेन 7 लेन वाली जो सड़कें हैं वो इसमें बनाई जाती हैं, जिनमें कहीं बीच में कट वट नहीं होता है। मतलब वो लंबी दूरी वाली जो सड़कें होती हैं, वो जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ऐसी जो सड़कें हैं लंबी वाली, वो एक्सप्रेसवे अच्छी क्वालिटी की सड़कें होती हैं। एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा इसके अंदर भारतमाला परियोजना। ठीक है। राजस्थान में स्थित इस परियोजना के तहत राजस्थान में 825 किलोमीटर लंबा सड़कों का लंबी किलोमीटर लंबाई की 10 सौ सड़कें हैं, उनको चिन्हित किया गया है। अब राजस्थान में जो भारतमाला जो परियोजना है उसके तहत 10 सड़कों को चिन्हित किया गया है, जिनकी लंबाई कुल 825 किलोमीटर बैठती है। इनको क्या है? आपको चिन्हित किया गया है। अच्छा, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पहला इस भारतमाला परियोजना के तहत पहला जो आपका है वो दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। अब ये देखते हैं राजस्थान में ये जो मार्ग है, ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के डीग, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा जिलों से होकर गुजरेगा। तो दिल्ली से मुंबई वाला जो एक्सप्रेसवे है वो राजस्थान की कौन कौन सी जगह से होकर गुजरेगा वो तुम्हें ध्यान में रखना है। डीग हो गया, अलवर हो गया आपका, फिर आपका दौसा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, कोटा, इन जगहों से होकर, इन जिलों से होकर ये गुजरेगा। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? कौन सी? दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की। तो इसकी लंबाई है 373 किलोमीटर। ये राजस्थान में रहेगा, बाकी दूसरे राज्यों में। उद्घाटन की बात करें तो 12 फरवरी 2023 में इसका उद्घाटन किया गया। इसके प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ। प्रथम चरण, यह चरण जो है वो सोहना हरियाणा से दौसा तक बना। पहले चरण में आपकी जगह सोहना, ये हरियाणा में है, वहां से लेके दौसा तक ये बना, है ना? जिसकी लंबाई 247 किलोमीटर थी। पहले चरण में 247 किलोमीटर बना। लाभ क्या होगा इससे? दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 130 किलोमीटर तक घट जाएगी। ठीक है। तो मतलब ये एक्सप्रेस वे है, मतलब ये सीधा बनाया गया होगा, है ना? ज्यादा मोड़ तोड़ नहीं दी गई होंगी, इसलिए जो दिल्ली और मुंबई के बीच में जो आपकी डिस्टेंस है उसमें 130 किलोमीटर जो है वो घट जाएगी। तो जल्दी दूरी जो तय हो जाएगी, दिल्ली से मुंबई पर जल्दी पहुंच पाएंगे। अगला है आपका अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। ये अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो संबंधित खंड कौन से हैं? इसके तहत सांगरिया हनुमानगढ़ से सांचौर संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं जिनसे ये होके गुजरेगा? तो वो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा और जालोर से होकर ये आपका अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जो है ये गुजरेगा। राजस्थान में इसकी लंबाई, इन जिलों में इसकी कुल लंबाई 637 किलोमीटर रहेगी, है ना? तो आपका अमृतसर जामनगर जो आपका एक्सप्रेसवे है, इसकी राजस्थान में कौन कौन से जिलों से होकर गुजरेगा? इन जिलों से होकर गुजरेगा। कितनी लंबाई टोटल रहेगी? तो 637 किलोमीटर तक लंबाई जो एक्सप्रेसवे की राजस्थान में रहेगी। अतिरिक्त जानकारी रखने ध्यान में कि एक्सप्रेसवे की कुल दूरी आपकी 1224 किलोमीटर, जिसमें 637 तो आपकी राजस्थान में ही रहेगी। अनुमानित जो लागत है वो कितनी रहेगी? 22,500 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे, इसका खर्चा आएगा। अगला है आपका बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ये आपकी एक्सप्रेसवे जो है राजस्थान में कौन कैसे कैसे जाएगी वो देख लो। ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के निम्नलिखित जिलों से होकर गुजरेगी: हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर और आपका अजमेर। ये जो जिले हैं यहाँ से होकर ये गुजरेगी। तो आपकी ये बठिंडा से शुरू होगी, बठिंडा से फिर ये हनुमानगढ़ में एंट्री लेगी, हनुमानगढ़ से होते हुए चूरू, फिर सीकर, फिर नागौर, फिर अजमेर तक ये जाएगी। ठीक है। अगला है आपका राजस्थान रोड विजन 2025। ये क्या है देखते हैं। तो मैंने कहा योजना का जो स्वरूप था ये राजस्थान सरकार के सड़क तंत्र के विकास को की एक दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म प्लान है राजस्थान सरकार का, कि हम राजस्थान की जो सड़कें हैं उनको
लॉन्ग टर्म में कैसे डेवलप करेंगे, वो प्लान है ये राजस्थान रोड विजन 2025। ठीक है, मतलब ये एक दिन का काम नहीं है, एक साल का काम नहीं है। अब हम लंबे समय पे, है ना, लंबे समय में 10-15 साल के अंदर हम कैसे राजस्थान की जो रोड्स हैं उनको डेवलप करेंगे, वो प्लान है इसके अंदर। तैयार किसने किया, तो ये राजस्थान के लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी जो विभाग है, उसने इस विजन को तैयार किया है। मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण सड़कों का रख रखाव कैसे करना है, वो काम है। ठीक है, तो पहला मुख्य उद्देश्य हो गया भाई, ग्रामीण जो सड़कें हैं उनका बन तो गई, उनको रख रखाव भी तो होना चाहिए उनका, तो वो कैसे करना है। तो लॉन्ग टर्म प्लान है ये। धार्मिक महत्व के 100 स्थानों को सड़कों से जोड़ना, जो धार्मिक महत्व वाले जो 100 स्थान है उनको सड़कों से जोड़ा जाए, ताकि जो है लोग बाग आए, है ना, धार्मिक स्थलों पर। पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नई सड़कें विकसित करना। पर्यटन वाली जो जगह होगी आपकी, खनन वाली जो जगह होगी, उसके अलावा आपके औद्योगिक जो क्षेत्र हो गए, वहां पर उनको सड़कों से जोड़ा जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य हो गया, है ना। तो एक तो ग्रामीण सड़कों का रख रखाव हो गया, धार्मिक स्थल वाले जो 100 स्पॉट है उनको जोड़ा जाए सड़कों से। उसके अलावा आपके टूरिस्ट वाली प्लेस हो गई, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, है ना, उसके अलावा आपकी माइनिंग वाले एरिया हो गई, इनको नई सड़कों से जोड़ा जाए। फेज, अलग अलग फेज के अंदर है। तो मैंने कहा पहले 15 सालों के अंदर, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, तो पहले 15 सालों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो पहले 15 साल का ये प्लान है कि जितने भी गांव हैं सबको क्या जोड़ा जाए, सड़कों से जोड़ा जाए। पहला तो ये प्लान हो गया। दूसरी बात करूं मैं, तो अगले 10 वर्ष, ठीक है, 15 साल के बाद में अगले जो 10 वर्ष आएंगे, उनके अंदर फ्लाईओवर और 4 लेन वाले जो महामार्ग मार्ग हैं, उनका निर्माण जो हो किया जाएगा। तो पहले 15 साल का क्या विजन है इनका, पहले 15 साल का तो ये विजन ये हो गया कि भाई गांव, जितने भी गांव हो उन सबको सड़कों से जोड़ा जाए। अगले 10 साल, मतलब 15 साल के बाद में अगले जो 10 साल आएंगे, उनके अंदर फ्लाईओवर और 4 लेन वाले जो आपके महामार्ग हैं उनका निर्माण किया जाएगा। तो ये आपका राजस्थान रोड विजन है। राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति अधिनियम जो है, ये आपका 10 अगस्त 2004 को पारित किया गया। मतलब राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने सड़कों के लिए एक कानून नीति बनाई थी, ठीक है, कि भाई ऐसी ऐसी सड़कें तो होनी चाहिए। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना सहयोग जो है, इस परियोजना की बात करूं मैं, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, इसमें सहयोग जो है वो किसका है। इस परियोजना के तहत एशियन विकास बैंक, जिसको एडीबी भी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है, इनकी सहायता से स्टेट हाईवे जो है उनको विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान के अंदर जो ये योजना है, राजस्थान राज्य मार्ग विकास परियोजना, इसके तहत राजस्थान की जो रोड्स है वो बनाई जाएंगी, इसकी सहायता से एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास जो बैंक है उसकी सहायता से, और वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है ये बनाई जाएंगी। राजस्थान राज्य मार्ग निवेश कार्यक्रम जो है ये प्रारंभ हुआ नवंबर 2015 में, 2017 में ये स्टार्ट हुआ, और वित्त पोषण जो है इसको किसने दिया, वो आपका एशियन विकास बैंक जो है वो इसमें पैसे लगा रहा है। पैसे कौन लगा रहा है वो तुम्हें पता होना चाहिए। जो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना है, इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और आपका वर्ल्ड बैंक दोनों पैसे लगा रहे हैं। और आपका जो है राजस्थान राज्य मार्ग निवेश कार्यक्रम, इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो वो पैसे लगा रहा है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम दूसरा, ये दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुआ। पहला आपका जो है वो 17 में, और दूसरा आपका 19 में स्टार्ट हुआ। इसमें पैसे कौन लगा रहा है, वही एडीबी, आपका एशियन विकास बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो वो पैसे लगा रहा है। तो कौन पैसे लगा रहा है, पता होना चाहिए भाई, पैसे लगा रहा है ना, तो पता तो होना ही चाहिए। अगला है राजस्थान राज्य मार्ग निवेश कार्यक्रम तीसरा तीसरा फेज आ गया। तो यहाँ पर ये 2023 में स्टार्ट होता है। ये कब स्टार्ट हुआ, 2023 में। पहला 17 में, दूसरा 19 में, तीसरा आपका 23 में स्टार्ट होता है। इसमें कौन पैसे लगा रहा है, इसमें भी आपका एडीबी लगा रहा है, एशियन विकास बैंक लगा रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो वो पैसे लगा रहा है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि 23 आपका मार्च 2023 से प्रारंभ हुआ आपका तीसरा फेज इसका, और सितंबर 2026 तक ये पूर्ण की जानी इसकी, मतलब संभावित जो आपकी जो साल का जो है वो 26 तक ये खत्म करना है, ठीक है। राजस्थान राज्य मार्ग विकास कार्यक्रम दूसरा, ठीक है, वित्त पोषण जो है इसका विश्व बैंक पैसे लगा रहा है इसमें। तो राजस्थान राज्य, पहला देखो, पहला यहाँ पर आया था राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, इसमें आपका एडीबी और वर्ल्ड बैंक दोनों पैसे लगा रहे थे। यहाँ पर आप देखिए जो आपका विकास कार्यक्रम दूसरा जो है, इसके अंदर सिर्फ आपका वर्ल्ड बैंक जो है वो पैसे लगा रहा है। प्रमुख जो सड़कें, जो नीतियां हैं, सड़क की नीतियां हैं, इसकी कार्यक्रम के अंतर्गत वो है आपकी सड़क नीति। यह 1944 में घोषित की गई थी, है ना, 1944 बोल रहा हूँ, 1994 में ये घोषित की गई थी। और विशेष तथ्य क्या है, राजस्थान अपनी सड़क नीति घोषित करने वाला भारत का पहला आपका राज्य था। वापस एक बार बात करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। सड़क नीति जो है आपकी ये 1994 में बनती है, और ये जो है राजस्थान सड़क के लिए एक नीति बनाए, है ना, स्पेशली सड़कों के लिए नीति बनाए, ऐसा भारत का पहला राज्य बना। ठीक है, ये कब हुआ, 1994 में। राज्य
सड़क नीति 2013 की बात करें तो ये अलग-अलग नीतियाँ तुम्हें ध्यान में रखनी है भाई, है ना? ये नीति 2013 में लागू हुई। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022, है ना? ये आपकी इलेक्ट्रिक जो आपके वाहन है उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि भाई पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रिक जो वाहन है उन पे शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, है ना? अगर सेम ही प्राइस में आप इलेक्ट्रिक वाहन भी दे रहे हो और आपका डीजल वाला भी दे रहे हो तो लोग इलेक्ट्रिक खरीदेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक बहुत महंगा दे रहे हो तो इलेक्ट्रिक क्यों खरीदेंगे भाई, है ना? तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट जो प्रोत्साहित करेगी लोगों को, थोड़ी सब्सिडी देगी, थोड़ी छूट देगी, तो क्या है, लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे। तो ये वो योजना है, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 के अंदर ये आती है। उद्देश्य क्या था इसका, इलेक्ट्रिकल वाहन जो है उनका प्रयोग को बढ़ावा देना, जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करें, इसके लिए एड चलाएं, लोगों को सब्सिडी दें, बस यही करना है ना? तो लोग ज्यादा खरीदेंगे तो इलेक्ट्रिक वाहन है वो ज्यादा रोड पे रहेंगे और आपके डीजल और पेट्रोल वाले वाहन कम हो जाएंगे। अवधि क्या है, यह नीति 5 वर्ष के लिए प्रारंभ की गई, 2022 में स्टार्ट हुई तो 27 तक चलेगी, तो 5 वर्षों के लिए ये जो आपकी नीति जो है ये 5 वर्षों तक ही चली। प्रमुख जो संस्था है उनके बारे में बात करें, अलग अलग कुछ संस्थाएं हैं रोड से रिलेटेड, रोडों वालों की बात कर लेंगे पहले, फिर अपन रेलवे पे चलेंगे। सीमा सड़क संगठन, इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BROB कहा जाता है, ठीक है। स्थापना कब हुई, 1960 में इसकी स्थापना होती है। और कार्य की काम क्या है इसका, तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय जो आपके सीमावर्ती जो जिले हैं, जैसे आपके गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है ना? उसके अलावा आपके जैसलमेर की सीमा लगती है। तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमावर्ती जो जिले हैं, जहाँ पर दूसरे देशों की सीमा लगती है, अपने पाकिस्तान की लगती है, तो दूसरे देशों की जो सीमा जहाँ पर लगती है, वहां पर ये BRO काम करता है, वहां पर रोड का निर्माण ये BRO देखता है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है ये BRO, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। अगला है आपका राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, RSRTC, ठीक है? ये तो आपको पता ही है, जितनी भी आपकी रोडवेज बसें चलती है सब भी आपने ये लिखा हुआ देखा होगा, RSRTC, ठीक है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1964। मुख्यालय कहाँ पर इसका, जयपुर में। और इसका एक मतलब इसका आदर्श वाक्य सबका होता है ना? वैसा इसका भी एक आदर्श वाक्य स्लोगन है इसका, वो क्या है, इसका मोटो है सुभास्ते पंथानम संतु, है ना? इसका मतलब क्या है, मतलब ये है आपके मार्ग, आपका मार्ग जो हो वो मंगलमय हो, मतलब आप जो जर्नी कर रहे हो वो आपकी मंगलमय हो, है ना? आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगला आपका राजस्थान परिवहन विभाग है ना, इसका मोटो याद रखना भाई, है ना? ये कैसा है मोटो जो है आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान परिवहन विभाग की बात करें, ठीक है, तो इसका नाम जो है वो चेंज हो गया है, नया नाम इसका 1 अक्टूबर 2021 में इसका नया नाम रख दिया गया, राजस्थान परिवहन विभाग कर दिया गया, है ना? का नाम बदलकर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया। इसका पहले नाम हुआ करता था राजस्थान परिवहन विभाग, और अब इसका नाम कर दिया गया है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, इसका नाम नया नाम है, ठीक है। ये कब हुआ, ये आपका 1 अक्टूबर 2021 में इसका नया नाम जो है वो आया है। आदर्श जो इसका वाक्य है, मोटो जो वो है आपका, इसका है चरेवती चरेवती, जिसका मतलब क्या है, मूव ऑन, चलते रहो, है ना? चरेवती चरेवती का मतलब होता है कि चलते रहो। ये किसका मोटो है, ये आपका लोग जो स्लोगन है, जो आपका वाक्य है, वो राजस्थान परिवहन विभाग, या फिर नया नाम इसका बोलूं तो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग का जो है ये मोटो है, ठीक है। अगला है आपका रिड कोर। अब ये रिड कोर वर्ड अगर आपने बड़ी बड़ी आपकी जो स्टेट, आपकी जो हाईवेज जो है उन पे आप गए हो आप, तो आपने देखा होगा जो टोल बने हुए होते हैं उन पे रिड कोर टोल जो है रिड कोर लिखा हुआ होता है। तो ये रिड कोर क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, इसका फुल फॉर्म है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। अक्टूबर 2004 में ये आपकी बनी, और ये जो है आपकी जयपुर में इसका मुख्यालय है। संरचना की बात करें तो ये पार्टनरशिप के अंदर बनी, रेडकोर जो आपकी पार्टनरशिप में बनी, किस किस की पार्टनरशिप है इसके अंदर, तो मैंने कहा राजस्थान सरकार और ILFS की 50-50% की पार्टनरशिप में ये आपकी रिडकोर जो है वो बनती है, ठीक है। कार्य क्या है इस रिडकोर का, काम क्या है, तो कंपनी द्वारा मेगा जो हाईवे जो है, मेगा हाईवे जो प्रोजेक्ट है उनका संचालन करना रिडकोर के अंतर्गत आता है। इसलिए आप देखते हो मेगा हाईवेज के ऊपर जो टोल बने हुए होते हैं उन पर रिडकोर टोल जो है वो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि रिडकोर उनको चलाती है। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, RSRDC, ठीक है। तो ये क्या, इसकी स्थापना हुई 1979 में, इसकी स्थापना होती है। और मूल नाम इसका क्या है, इसकी स्थापना राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड के नाम से होती है। जब ये स्थापना होती है तो राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड के नाम से होती है कि भाई ये ब्रिज का निर्माण करेगी, जितने भी आपके फ्लाईओवर बनेंगे, जितने पुलिया बनेंगे, वो सारे आपकी ये आपकी राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड बनाएगी। लेकिन बाद में इसका काम और बढ़ा दिया गया, तो इसका नाम जो वो चेंज करके वो आपका राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं आपका निर्माण जो निगम है लिमिटेड वो कर दिया गया इसका नाम।
सड़क सुरक्षा संस्था ये आपकी जयपुर में है, ठीक है। और सड़क सुरक्षा कार्य योजना की बात करूं, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, विशेष उपलब्धि जो है, राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो अगले 10 सालों के लिए कि भाई समय रोड जो सेफ्टी है उस पर काम करना है, ये अपनाने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य है। लक्ष्य क्या है हमारा, इस कार्य योजना के तहत 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये जो आपका योजना है, सड़क सुरक्षा कार्य योजना, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान जो है, ये एक ऐसा प्लान है जिसको लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने ये एक्शन प्लान लेके आया है। और इसका मोटो ये है, इसका उद्देश्य ये है कि अगले 10 साल के अंदर मतलब 2030 तक जो है अपन 50% से भी कम जो एक्सीडेंट की जो आपकी जो घटनाएं हैं उनको कम कर लेंगे। भारतीय रेलवे की बात करें, है ना, ये सड़क से बातें जितनी भी रिलेटेड बातें थी वो सारी अपन ने कर ली, सारी योजनाएं देख ली, जितने एनएच अपन को पढ़ने थे वो सारे अपन ने एनएच भी पढ़ लिए। अब बात करेंगे अपन रेलवे की, बात करेंगे भारतीय रेलवे, ठीक है। तो रेलवे की बात करें तो मैंने कहा भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया है ना। 1951 में जो रेलवे है वो स्टेट से स्टेट, फिर अब राजस्थान के अंदर जो रेलवे चलती है वो स्टेट थोड़ी चलाता, नहीं, वो सेंटर से ही चलती है भाई, है ना। रेलवे जो है आपकी वो केंद्रीय चीज है, वो कि राज्य की चीज ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया। आप देखते हो रेलवे की जो भर्तियां आती हैं वो भी केंद्र की भर्तियां होती हैं, है ना, किसी राज्य की भर्ती नहीं होती, ठीक है। संवैधानिक स्थिति की बात करूं तो रेल जो है वो संघीय सूची में आता है, यूनियन लिस्ट का विषय है, वरना वही केंद्र की बात है। इसका जो अर्थ है कि रेलवे कानून पर अधिकार केवल केंद्र सरकार का होगा। बजट विलय की बात करें तो 2017-18 से सरकार जो है रेलवे बजट को आम बजट, जो जनरल बजट जो है उसमें शामिल कर दिया गया। 2017-18 से पहले क्या होता था, रेल का जो बजट होता था ना वो अलग से अनाउंस होता था, लेकिन 2017-18 के बाद में इसको आम बजट, जो सरकार बजट लेके आती है हर साल, उसके हिसाब से क्या कर दिया, जो आम बजट है, जो सारा बजट एक साथ में सुनाती है कि भाई इतनी फलानी योजना में इतने पैसे लगाएंगे, इतनी फलानी योजना में इतने पैसे लगाएंगे, है ना। वैसे ही उस आम बजट के अंदर ही रेलवे की घोषणा भी करने लगे, वरना रेल का बजट अलग से आता था, ठीक है, ये ध्यान रखना। इससे पहले रेल का बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन याद रखना 2017-18 के बाद में आम बजट के साथ में ही रेलवे का भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया। रेल सेवा का इतिहास देख लेते हैं कि रेल सेवा का इतिहास क्या रहा है। तो भारत की प्रथम जो रेल सेवा है वो कब स्टार्ट हुई, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली जो आपकी रेल सेवा है वो स्टार्ट हुई थी। मार्ग कौन सा था इसका, इसका आपका पोरबंदर मुंबई से थाने तक, ठीक है। तो मुंबई से थाने तक जो है पहली रेल चली थी इंडिया के अंदर। राजस्थान के अंदर पहली रेल सेवा कहाँ चली, तो मैंने कहा 21 अप्रैल 1874 के अंदर ये चली, और ये आगरा फोर्ट से बांदीकुई, है ना। आगरा फोर्ट आपका उत्तर प्रदेश में, बांदीकुई जगह पड़ती है आपकी दौसा में, यहाँ तक आपकी राजस्थान की पहली रेल चली 21 अप्रैल 1874 में, ठीक है। राजस्थान रेल परिवहन प्रमुख तथ्य कुछ है उनके बारे में बात कर लें। तो पर आपकी पहली जो रेल बस सेवा, ये भैया ये बस सेवा क्या है, बस पता पता तुम्हें, ये बस चलती है आपकी, छोटी सी होती है बस, ठीक है, जिसमें 50-60 लोग आ जाते हैं, बस इससे ज्यादा लोग नहीं आते हैं ना। वैसे ही बस सेवा चलती थी रेल की। और ये कहाँ से चलती थी, ये आपकी चलती थी आपकी मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक जाती थी, है ना। जो मेड़ता वाले जो है उनको पता होगा। तो ये आपकी रेल है, मतलब रेल पे चलेगी, मतलब पटरियों पे चलेगी, बस की तरह होती थी, है ना। तो मतलब लोग जैसे ट्रेन, तो उसका एक निश्चित टाइम होता है, तो ये आपका वैसे मतलब छोटी थी और बस की तरह काम करती थी, रोड मेड़ता रोड से उठाती थी लोगों को और मेड़ता सिटी तक लेके जाती थी। लेकिन बाद में लोगों के पास साधन ज्यादा हो गए तो इसको यूज नहीं करते थे, इसको बंद कर दिया गया, है ना। इसकी शुरुआत हुई आपकी 1941 में, 1994 में इसकी एक सेकेंड रुकिएगा, 1994 में जो है इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत कब हुई, 1994 में इसकी शुरुआत हुई, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको अब प्रेजेंट में इसको क्या है, बंद कर दिया गया भाई, है ना। रेल वाले बाबा किसको कहते हैं, तो रेल वाले बाबा किशन लाल सोनी को कहा जाता है रेल वाले बाबा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बूंदी में रेल लाने का जो श्रेय है इनको दिया जाता है, इसलिए किशन लाल सोनी को जो है रेल वाले बाबा कहते हैं। रेल मार्गों की लंबाई के आंकड़े अगर आपको पूछ ले तो राजस्थान में कुल लंबाई रेल मार्ग की कितनी है, 6135 किलोमीटर लंबी आपके रेल मार्ग है राजस्थान में। और राष्ट्रीय हिस्सेदारी पूछे आपको कि भाई पूरे राष्ट्र में जितनी आपकी रेल मार्ग की लंबाई है उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है, तो 8.86% आपका राजस्थान का हिस्सा है। राजस्थान में रेलवे जोन और मंडल की बात करें, रेलवे के अलग अलग जोन होते हैं भाई, है ना। कि आपका राजस्थान में अलग जोन है, एक कोलकाता जोन है, प्रयागराज जोन है, अलग अलग जोन है, ठीक है। तो अभी कुल संख्या बात करें तो राजस्थान में 2 रेलवे जोन है और 5 आपके मंडल है, डिवीजन है।
एक है आपका उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, ठीक है। ये आपका इसका नाम क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन या फिर उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। इसके अंदर इसका गठन होता है 2002 में इसका गठन होता है और इसका मुख्यालय आपका जयपुर में। इस जोन के अंदर कौन-कौन से मंडल आते हैं, तो इसके अंदर 4 मंडल आते हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। ये 4 मंडल कौन से जोन के अंदर आते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आते हैं। अगला है आपका पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, 2 जोन है, एक तो हम बात कर लिए अपन ने नॉर्थर्न ईस्ट वेस्टर्न जोन हो गया आपका, एक है आपका पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। इसके अंतर्गत कौन सा आता है आपका, कोटा डिवीजन आता है ना, कौन सा आपका भाग आता है, कोटा, ठीक है, कोटा मंडल आता है इसके अंदर और इसका मुख्यालय आपका जबलपुर में है। कुछ आपके रेल परिवहन से रिलेटेड कुछ अलग आपके फैक्ट्स है, जैसे एक आपका नैरो गेज रेल, ठीक है। नैरो गेज क्या होती है, पटरी देखी है सबने, है ना, रेल की पटरी देखी है, ये रेल की पटरियां हैं। अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 1 मीटर की है, कितनी है, 1 मीटर की, तो ये क्या कह देंगे, इसको मीटर गेज कह देंगे, ठीक है। अगर इससे कम है, 1 मीटर से कम है, तो वो क्या हो जाएगा, नैरो गेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नैरो गेज, ठीक है। तो मैंने कहा नैरो गेज, नैरो गेज की बात करूं तो नैरो गेज मतलब छोटी लाइन है, नैरो गेज का मतलब क्या है, छोटी लाइन, है ना। ये केवल धौलपुर जिले में थी, है ना, जो नैरो गेज वाली थी, कहाँ पर, सिर्फ धौलपुर जिले में, जिसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 1 मीटर से कम है ना, वो क्या हो जाएगी आपकी नैरो गेज। ये धौलपुर जिले में थी और अब इस पे कोई ट्रेन व्रेन नहीं चलती है, बंद कर दी गई इस पे ट्रेन। डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन की बात करें तो इसका शिलान्यास 2011 में सोनिया गांधी ने किया था भाई, इसका है ना, सोनिया गांधी जी जो है उन्होंने इसका शिलान्यास किया था कि भाई ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद में अभी तक बना नहीं है। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि बाद में आगे की जो सरकारें हैं उन्होंने इस पर काम नहीं किया। तो विशेषतः बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में वर्तमान में कोई रेल मार्ग नहीं है, जबकि ये स्टार्ट होना था लेकिन नहीं हुआ। प्रमुख रेलवे संस्था की बात करूं तो लोको रेलवे कारखाना, लोको रेलवे कारखाना जो है ये कहाँ पर है आपका, जहां पर केरीज वर्कशॉप है, मतलब रेलवे कारखाना है जहां पर काम होता है लोको का, तो वो आपका अजमेर में है, 1879 में ये बनता है। प्रमुख रेलवे कारखाने को जो आपकी यार्ड है, जहां पर रेलवे से संबंधित जो कारखाने जहां रेलवे के पार्ट्स बनते हैं, वो कहाँ-कहाँ हैं? एक आपका सिम्को वैगन फैक्ट्री, ये जो सिम्को वैगन फैक्ट्री है भरतपुर में है। रेलवे विद्युत लोको शेड, जो आपकी आगे की जो शेड होती है ना, जिसमें आपका जो लोको पायलट बैठता है, वो जो शेड बनाने की जो है वो आपकी कोटा में है। एक है रेल मेमू रेल कोच फैक्ट्री, अब जो आपकी रेल के जो कोच है वो बनाने की जो फैक्ट्री है वो आपकी कोटा में है, सॉरी भीलवाड़ा में है, ठीक है, भीलवाड़ा में। और एशिया का मीटर गेज है सबसे बड़ा रेल यार्ड जो है, मीटर गेज पूछे, मीटर गेज मतलब 1 मीटर वाला जो आपका पटरी है, और सबसे बड़ा जो आपका यार्ड पूछे तो वो कहाँ पर है आपका, वो आपका फुलेरा जंक्शन जयपुर, ठीक है। फुलेरा जगह पड़ती है जयपुर में ही है ना, मतलब जिला शायद जयपुर ही लगता होगा फुलेरा। अब आपने पंचायत वेब सीरीज देखी तो फुलेरा वो बोलते हैं, गाँव वो वाला नहीं, फुलेरा अपने राजस्थान में जगह है। तो फुलेरा जो जंक्शन है वहां पर वो सबसे बड़ा यार्ड है जहां पर बहुत सारी ट्रेनें जो खड़ी हो सकती हैं। तो ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, ध्यान में रखना। आपको बोले एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड का मतलब जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेनें एक साथ खड़ी हो सकती हैं, तो वो आपका फुलेरा जंक्शन है, एशिया का बोल रहा हूँ मैं। रेलवे प्रशिक्षण केंद्र एवं अन्य कुछ तथ्य हैं उनके बारे में बात करें, रेलवे की ट्रेनिंग जहां पर होती है उनकी बात करें, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग जहां होती है, तो स्थान कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है। किसका, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये आपका उदयपुर में स्थापना हुई, 1965 में इसकी स्थापना होती है। और यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है, ठीक है, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। अगला है आपका भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। अब इसकी बात करें अपन तो ये आपका पचपदरा बालोतरा में है, ठीक है, तो ये ट्रेनिंग सेंटर है भाई, है ना। उसके अलावा आपका भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, ये आपका झालावाड़ में है। इसकी विशेषता क्या है, ये स्टेशन आधा राजस्थान में और आधा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान में रखना, भवानी मंडी जो आपका रेलवे स्टेशन है, इसकी खास विशेषता है कि आधा ये राजस्थान में है और आधा ये आपका मध्य प्रदेश में, तो मतलब इधर से आप इधर जाओगे तो आप मध्य प्रदेश पहुंच जाओगे, ठीक है। तो दोनों आपके जो राज्य हैं उनके बॉर्डर पे बना हुआ है ये। नाम परिवर्तन हुआ है एक, ठीक है, वो ध्यान में रखना। मियाँ का बाड़ा एक रेलवे स्टेशन था, मियाँ का बाड़ा बालोतरा में, इसका नाम बदल के अब इसका महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो बालोतरा में है उसका नाम बदल के महेश नगर होल्ट कर दिया गया है, ध्यान में रखना। राजस्थान की कुछ वंदे भारत ट्रेनें हैं जिनके बारे में बात कर लें अपन, तो पहली जो आपकी वंदे भारत जो ट्रेन है, वो ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत जो ट्रेन है वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो 160 किलोमीटर प्रति आवर की जो स्पीड से चलती हैं, 160 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जो चलती हैं, वो आपकी सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती हैं। और हाई स्पीड ट्रेन कौन सी हो जाएंगी, तो 200 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलेंगी, वो आपकी हाई स्पीड ट्रेनें हो जाएंगी। तो ये जो आपकी वंदे भारत है ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ध्यान में रखना।
मार्ग की बात करें कौन से मार्ग में चली, तो ये राजस्थान, अजमेर, जयपुर और दिल्ली मार्ग पर शुरू की गई। राजस्थान जो आपकी भारत की पहली जो आपकी वंदे भारत थी, वो जयपुर से दिल्ली, ठीक है, जयपुर से अजमेर से जयपुर, जयपुर से फिर दिल्ली जो है, ये ऐसे आपकी शुरू की गई थी पहली वंदे भारत। दूसरी वंदे भारत जो ट्रेन है भारत की, वो जोधपुर से साबरमती गुजरात तक स्टार्ट की गई। तीसरी वंदे भारत ट्रेन जो है आपकी, वो आपकी जयपुर से उदयपुर, और चौथी वंदे भारत है वो आपकी उदयपुर से कोटा जो है, ये आपकी चली वंदे भारत ट्रेन। राजस्थान के अंदर बात कर रहा हूं मैं ना, राजस्थान की वंदे भारत है। पहली अजमेर से दिल्ली, दूसरी आपकी जोधपुर से साबरमती, तीसरी आपकी जयपुर से उदयपुर, और तीसरी चौथी आपकी जयपुर से उदयपुर से कोटा, ठीक है। शाही कुछ शाही ट्रेनें भी हैं, लग्जरी ट्रेन भी हैं, जिन पे आप बैठ के आपको राजा महाराजा वाली फील आती है। तो लग्जरी ट्रेनों की बात करें तो पहली है आपकी पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है, ट्रेन का नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। थोड़ी महंगी टिकट होती है इनकी, थोड़ी नहीं ज्यादा महंगी टिकट होती है। प्रकृति की बात करें तो ये एक शाही रेलगाड़ी है, लग्जरी ट्रेन है, और 26 जनवरी 1982 को इसको स्टार्ट किया गया। कुछ अन्य शाही रेलगाड़ी जैसे आपकी हेरिटेज ऑन व्हील है, इसकी शुरुआत 2006 में हुई, है ना। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, इसकी मार्च 2009 में इसकी स्टार्ट हुई, है ना। और एक है आपकी विस्टा डोम हेरिटेज ट्रेन, ये आपकी 5 अक्टूबर 2023 में शुरू हुई, और ये हेरिटेज ट्रेन मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद तक शुरू की गई। महंगी ट्रेनें होती हैं, सारी सुविधाएं होती हैं इनके अंदर, राजा महाराजा मतलब पूरे एकदम आलीशान महल लगते हैं अंदर से, ये बिल्कुल ट्रेन नहीं लगती, है ना, लेकिन टिकट थोड़ी महंगी होती है उससे। तो एक है थार एक्सप्रेस। ये थार एक्सप्रेस जो है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलती है, ठीक है, लेकिन ये कभी शुरू होती है कभी बंद कर दी जाती है, जैसे जैसे अपने रिश्ते सुधरते हैं तो चल जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो बंद हो जाती है, मतलब इसको रोक दिया जाता है। शुरुआत की बात करें तो ये ट्रेन फरवरी 2006 में शुरू की गई थी, और ये आपकी मुन्ना भाव बाड़मेर से शुरू होके कहाँ जाती है, खोखरा पार पाकिस्तान के मध्य शुरू की गई थी, है ना। मुन्ना भाव जगह पड़ती है बाड़मेर में, और खोखरा पार जो है वो आपका पाकिस्तान में है। इन दोनों के बीच में ये थार एक्सप्रेस ट्रेन जो स्टार्ट की गई थी, और पहला जो स्टेशन है वो थार एक्सप्रेस का राजस्थान में पहला स्टेशन मुन्नाभाव, ठीक है। तो यहाँ से लेकिन अब नहीं चलती है, क्योंकि वही अपने रिलेशन कैसे हैं उसके हिसाब से चलती है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना, पूरे राजस्थान में मेट्रो एक ही जगह पे है, वो आपका जयपुर में है, ठीक है, ये ध्यान में हो गई पहली बात तो। वित्त पोषण की बात करें भाई, मेट्रो वाली जो आपकी योजना है, जो आपकी जयपुर में जो मेट्रो है, उसके लिए पैसे किसने दिए, तो आपके पैसे जो है वही एशियन विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसे इसके लिए दिए। उसके अलावा प्रबंधन जो संस्था है जो उसका रख रखाव करती है, मैनेज करती है, वो कौन सी संस्था है, तो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, JMRSC, जयपुर मेट्रो रेल रेल कॉरपोरेशन जो है आपकी, इस एक स्थापना की गई, और ये जो आपकी JMRSC जो है, इसका मैनेजमेंट भी यही करती है। JMRS की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2010 को इसकी स्थापना की गई, ठीक है। जयपुर मेट्रो प्रमुख कुछ तथ्य हैं उनके बारे में बात करें, तो स्थान की बात करूं तो मैं, ये राजस्थान की पहली और देश की छठी मेट्रो रेल है। तो मैंने कहा कि राजस्थान में सिर्फ एक ही जगह पे मेट्रो है, तो वो आपके राजस्थान में, आपके जयपुर में है ना, राजस्थान में तो जयपुर है। देश की छठी मेट्रो भी यही है ना, छठी जो मेट्रो बनी वो जयपुर में बनी। शुभारंभ की बात करूं मैं, शुभारंभ की अगर मैं बात करूं तो जयपुर में जो मेट्रो रेल सेवा की जो शुरुआत है वो जून 2015 में जो इसकी शुरुआत हुई। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण मुख्य रूप से 2 चरणों में हुआ। जो जयपुर वाली आपकी मेट्रो जो है, इसका निर्माण जो है वो 2 चरणों में किया गया। पहला जो फेज है उसमें मानसरोवर से चांदपोल तक बनी है ना, ये 2015 में 3 जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई। और फेज जो आपका प्रथम बी है, ए में आपकी मानसरोवर से चांदपोल, फिर बी जो फेज आया, मतलब प्रथम में फर्स्ट फेज में बी, ये चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक 2020 में इसकी शुरुआत हुई। और प्रथम फेज में सी, इसमें आपकी बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक ये गई। प्रथम फेज में डी, ठीक है, ये मानसरोवर से आपकी आपका 200 फीट जो बाईपास जो जगह है, 200 फीट बाईपास वहां तक जाती है। और आपका जो फेज सेकंड है, वहां में ये सीतापुर से अम्बाबाड़ी तक की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अलग अलग फेज में आपके ये जो मेट्रो है कहाँ कहाँ गई। प्रथम फेज ए में कहाँ तक आ गई, मानसरोवर से चांदपोल लाया गया इसको। फिर प्रथम फेज बी में इसको चांदपोल से आपका बड़ी चौपड़ तक लेके गए। प्रथम फेज सी में इसको बड़ी चौपड़ से आपका कहाँ लेके गए, ट्रांसपोर्ट नगर। और प्रथम फेज डी में इसको बड़ी चौपड़ से आपका आपका 200 फीट बाईपास तक लेके गई। और फिर आपका सेकंड फेज में इसको सीतापुर से अंबाबाड़ी तक लेके गई। वायु परिवहन की बात कर लेंगे अपन, रेल परिवहन की बात कर ली, सड़क परिवहन की बात कर ली, वायु परिवहन की बात करेंगे। वायु परिवहन के बारे में अपन को ज्यादा बातें नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा वायु परिवहन जो एयर ट्रांसपोर्ट है, सर्व जो आपकी संवैधानिक जो स्थिति है उसके बारे में बात कर लें, तो ये वायु परिवहन जो है वो संघ सूची में आता है, ये भी आपका केंद्र का मामला है, राज्य के अंतर्गत ये नहीं आता है, ठीक है। वायु परिवहन जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम इसमें नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था उसकी बात करूं तो मैंने कहा नाम,
पूछ लिया अगर आपको, तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बना हुआ है और इसका जो मुख्यालय है वो कनाडा के अंदर है। ठीक है, तो आपको मेन पूछे पूरे विश्व का अगर आपको पूछे तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है आपका, जो संघ बनाया हुआ एसोसिएशन बना रखा है, ये आपका मुख्यालय कनाडा में है और 1945 में इसकी स्थापना हुई। वैसे तरह में रखना। अब राजस्थान में अपन नागरिक हवाई अड्डे की बात करें, जहां पर मतलब नागरिक हवाई अड्डे का मतलब ये है ऐसे एयरपोर्ट जहां पर लोग जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ आप ये कह रहे हो कि नागरिक हवाई अड्डे मतलब जहाँ पर लोग जा सकते हैं, तो मतलब ऐसे हवाई अड्डे भी होते हैं जहाँ पर लोग नहीं जा सकते? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे होते हैं। तो आपके कुछ एयरपोर्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपके लोग नहीं जा सकते हैं, वो कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे अभी अपन, है ना। तो मैंने कहा सांगानेर जो हवाई अड्डा आपका जयपुर वाला, वो आपका नागरिक हवाई अड्डा, वहां पर लोग जा सकते हैं, पता ही तुम लोग, वो जाते भी हैं। विशेषता क्या है, ये राजस्थान का पहला और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर विदेश जा सकते हो, आप दूसरे राष्ट्रों में जा सकते हो, एक देश से दूसरे देश में जा सकते हो, मतलब आपके इंडिया से आप दूसरे देशों में जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान का तो पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और पूरे भारत का पूछे तो आपको 14th एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, 14वां। नियंत्रण की बात करें किसके अंतर्गत है, तो ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है, इसको एएआई कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो इसकी जो ऊर्जा है, सारी की सारी वो आपकी कहाँ से मिलती है, सोलर एनर्जी यूज करता है ये, है ना। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा वो है ये, लेकिन मैंने बता दिया आपको वो सही है ना। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 29 दिसंबर 2005 को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय जो दर्जा है वो, और इसकी अधिसूचना जो है फरवरी 2006 में इसकी जारी की गई। अगर आपको ऊर्जा पूछे कि भाई इसकी एनर्जी कहाँ से आती है, मतलब जितनी लाइट वाइट जलती है इस एयरपोर्ट के अंदर, वो सारी कहाँ से, वो सारी सोलर एनर्जी से मिलती है इसको। तो विशेषता है क्या है कि इसकी, यह हवाई अड्डा पूर्णतः सोलर एनर्जी जो है आपकी सौर ऊर्जा जो है उसकी विद्युतीकृत पर ये चलता है। वर्तमान जो संचालन है जयपुर हवाई अड्डे का, वो अडानी ग्रुप करता है भाई, है ना। अडानी ग्रुप को लीज पे दे दिया गया है अगले 50 साल के लिए। 30 है कि 50 साल है, आई थिंक 30 साल या फिर 50 साल के लिए, हाँ 50 साल ही होगा। अगले 50 साल के लिए इसको लीज पे दे दिया गया है, किसको, अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो आपका ये सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान का पहला और भारत का पूछे तो 14वां आपका हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर लोग जा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको अगर ये पूछे कि भाई इसको ये अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया, तो 2005 में इसको दर्जा की दिया गया था, तो 2006 में इसकी अधिसूचना जारी हुई। अच्छा, और अगर आपको पूछे इसके बारे में, तो सोलर एनर्जी पे सारा डिपेंडेंट है और वर्तमान में ये अडानी ग्रुप जो इसको संचालित करता है उसको लीज पे दे दिया गया है। अगला है आपका महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, ये उदयपुर में है। उदयपुर में एक जगह पड़ती है डबोक, वहां पर ये आपका उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो है ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है आप भारत में कहीं भी आपको जाना है तो आप इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपको उदयपुर से जयपुर आना है, बिल्कुल आप आ सकते हो, उनकी फ्लाइट मिल जाएंगी, है ना। अगर आपको उदयपुर से दिल्ली जाना है, बिल्कुल आपको फ्लाइट मिल जाएगी, मतलब देश में आप कहीं भी जाना है तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट काम करेंगे। तो ये आपका महाराणा प्रताप हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है ये। फिर आपका कोटा हवाई अड्डा, ये कोटा में है। ठीक है, किशनगढ़ हवाई अड्डा, ये किशनगढ़ अजमेर में है। उद्घाटन की बात करूं मैं, तो इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन हुआ किशनगढ़ वाले का। अब कुछ सैन्य हवाई अड्डे हैं, है ना। ये तो हो गया आपके वो हवाई अड्डे जहां पर लोग बाग आ जा सकते हैं, नागरिक हवाई अड्डे के जो 4 है। अब बात करेंगे अपन सैन्य हवाई अड्डों की, बात करेंगे जहां पर सेना के लोग जाएंगे, मतलब भारतीय वायुसेना के लोग जो हैं वो जाएंगे, वहां पर नागरिकों का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में होते हैं, है ना, इंडियन एयरफोर्स के नियंत्रण में होते हैं। सूरतगढ़ हवाई अड्डा, सूरतगढ़ हवाई अड्डा आपका गंगानगर में है, सेना के अंतर्गत है, वायुसेना के अंतर्गत है। ये भूमिगत अंडरग्राउंड हवाई अड्डा, ये ध्यान रखना। अगर आपको पूछे कि अंडरग्राउंड हवाई अड्डा कौन सा है, तो सूरतगढ़ वाला अंडरग्राउंड है, बिल्कुल अंडरग्राउंड है, यहाँ पर आपको ऊपर से नहीं दिखेगा, अंडरग्राउंड है बिल्कुल पूरा। नाल हवाई अड्डा, ये बीकानेर में है। रातानाडा, अब रातानाडा मेरी फेवरेट जगह है ना, कुछ तो बात है, लेकिन रातानाडा जो है ये हवाई अड्डा जो है आपका जोधपुर में है ना। और जैसलमेर हवाई अड्डा, ये जैसलमेर में है। उत्तरलाई हवाई अड्डा, ये आपका बाड़मेर में है। और ना उत्तरवलाई वाला जो हवाई अड्डा है, इसको अब जो है नागरिक हवाई अड्डा जो है वो बनाया जाएगा, बस ये ध्यान में रख लेना तुम। वायु परिवहन के बारे में और बात करें, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है, राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है आपका शंभूपुरा कोटा में स्थापित किया जा रहा है, ये ध्यान में रखना। उसके अलावा उड़ान प्रशिक्षण अकादमी, मतलब उड़ाने के लिए जो ट्रेनिंग की जो एकेडमी है वो बनाई जा रही है, वो कहाँ पर, एक तो किशनगढ़ अजमेर में आपको, आप पायलट की ट्रेनिंग ले सकते हो, महंगी होती है काफी, है ना, लेकिन आप पर आपकी एकेडमी बन रही है। तो उड़ान प्रशिक्षण संगठन एफटीओ के तहत यहाँ नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खुलेगी। उसके अलावा बजट 2025-26 में घोषणा की गई है कि प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में भी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए जो है आपकी अकेडमी जो वो खोलेगा।
ठीक है? बस इसके अलावा आपको परिवहन वाले टॉपिक में और कुछ नहीं पढ़ना है। आज की क्लास में हो सकता है कि आपको आवाज़ बहुत धीरे आ रही होगी, लेकिन धीरे-धीरे अपन इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को और आपको जो चीज़ें हैं वो सही सुनाई भी देंगी और सही दिखाई भी देंगी, है ना? ये थोड़ा-सा मैं पहले इस पे पढ़ा रहा था लेकिन अब ये काफ़ी टाइम से इस पे नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा-सा मेरा भी ध्यान इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट आपको लगा होगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट 3-4 दिन का और समय दीजिए, चीज़ों को और बेहतर करेंगे और क्लासेस रेगुलर लेने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, जैसा भी आपको लगे फीडबैक ज़रूर देना देना। बाकी मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहना, मस्त रहना, ओके।